जिला झांसी विधानसभा गरौठा और ये जो गांव आपका बिरगांव है, इस गांव में मीटिंग का जो समय था वो 11 बजे का लगभग निर्धारित किया गया था। हमारे साथ जो गाड़ी चल रही है उसमें साउंड सिस्टम जो लगा हुआ है उसका प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग ठीक कराने की वजह से हम आपके बीच में लेट हुए हैं। और लेट पहुंचने की वजह से आप लोगों ने बहुत ज्यादा समय तक इंतजार किया। मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। दूसरा, इस परिवर्तन यात्रा का आज 13वां दिन है। इस 13वें दिन की पहले सत्र की जो सभा है उस सभा में आप लोग उपस्थित हुए, उसके लिए मैं आपका सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा जो बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से निकाली गई है, ये ऐसी और इस प्रकार की 5 परिवर्तन यात्राएं उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही। बहुजन मुक्ति पार्टी ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया कि समाज के अंदर जो शून्य पैदा हो गया, विचारधारा जो हमारे महापुरुषों की है, साहू फूले अम्बेडकरी जो विचारधारा है उसका शून्य हो गया है। उस विचारधारा को जन जन तक और बहुजनों तक पहुंचाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी आज आपके बीच में आई है। साथियों, दुनिया में कोई व्यक्ति किसी पर राज नहीं करता, दुनिया में विचारधारा राज करता। जिस तरीके का विचार होता है उस तरीके का व्यक्ति का आचरण होता है, आचरण उसके विचारों से निकलता है। तो साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी साहू फूले अम्बेडकरी विचारधारा को जन जन तक, बहुजन तक, एससी तक, एसटी तक, ओबीसी तक और माइनॉरिटीज के लोगों में जागरण पैदा करने के लिए ये परिवर्तन यात्रा निकाली है। समाज के अंदर विचार परिवर्तन होगा तो समाज संगठित होगा। अगर समाज संगठित होगा तो हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। आज बहुजन समाज पीड़ा से गुजर रहा है और उनकी पीड़ा को कोई भी समझने वाला, सुनने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है, गंभीर बात है। इस बात को ध्यान में रख करके हम लोग निरंतर सफर पर निकले हैं। साथियों, 73 साल की इस देश की आजादी में जब आजादी का आंदोलन अंग्रेजों को भगाने के लिए इस देश में चलाया जा रहा था, उस समय पर हमारे एससी के लोगों ने, हमारे ओबीसी के लोगों ने, हमारे एसटी के लोगों ने और जो हमारे माइनॉरिटीज के लोग हैं, इन सभी लोगों ने उस आजादी के आंदोलन में जेल गए, लाठियां खाई, गोलियां खाई, इस उम्मीद से कि ये अंग्रेज नाम का जो विदेशी है ये इस देश को छोड़कर चला जाएगा और जाने के बाद हमारे लोगों का सत्ता और शासन आएगा तो हमारे लोगों के हालात में परिवर्तन होगा। साथियों, 70 साल की आजादी में जब अंग्रेज इस देश को गए और इस देश से जाने के बाद उन्होंने इस देश के अंदर सत्ता हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ पावर किया। वो ट्रांसफर ऑफ पावर जो मिला उस समय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से गांधी जी लीड कर रहे थे। गांधी जी लीड कर रहे थे, जिसमें सहयोग में सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू
ये लोग लीडर थे, गांधी जी ने अपना वीटो पावर लगा करके सरदार पटेल की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया और कांग्रेस पार्टी का राज आया। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान इस देश के लोगों को सुपुर्द किया गया और उसमें जो 26 जनवरी 1950 को भारत की संविधान इस देश की जनता को सुपुर्द किया गया, तो उस भारतीय संविधान में हमारे लोगों को बराबरी का अधिकार मिला। वो जो बराबरी का अधिकार मिला और इस देश की जो जनता है वो नए युग में प्रवेश कर गई, जो लोकतंत्र के नाम से आज जाना जाता है। जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सामान्य रूप से सभी को अधिकार संविधान ने बहाल किया। परंतु साथियों, इस देश के अंदर 70 साल की आजादी में कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर संविधान को लागू नहीं किया और लोकतंत्र को जो प्रस्थापित करने का मामला था, वो लोकतंत्र को प्रस्थापित ना करके उन लोगों ने इस देश के अंदर लूट तंत्र को प्रस्थापित कर दिया। लूट तंत्र समझते हो? ये सरकारी विभाग में जाओ तो लूट है, भ्रष्टाचार है, कोई मजलूमों की सुनता नहीं, जो कमेरा समाज है उसको कोई हाथ देने वाला नहीं। तो इसने लूट तंत्र को प्रस्थापित कर दिया लोकतंत्र की जगह पर, और उस लूट तंत्र की व्यवस्था में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, इस देश का किसान, मजदूर, कमेरा समाज जो है वो आज पीड़ित और परेशान है। साथियों, 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू हुआ, उस संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लोगों को और इस देश की जनता को सामान्य रूप से अधिकार दिया, और वो अधिकार है 1 वोट 1 वैल्यू, 1 वैल्यू 1 वोट का अधिकार दिया। और इस तरीके से सामाजिक रूप से पिछड़ेपन होने के बावजूद भी राजनीतिक रूप से और इस देश पर शासन करने के लिए मुख्य धारा में ला करके खड़ा कर दिया। साथियों, हमारे लोगों को ये अधिकार तो मिला, लेकिन इस अधिकार के प्रति हमारे लोगों की कोई जागृति नहीं होने की वजह से हमारे लोग इसका सही उपयोग नहीं कर पाए। इस कांग्रेस पार्टी ने इसका उपयोग अपने लिए किया, कभी प्रेशर में डाल करके वोट लिया हमारे लोगों का, कभी बूथ कैप्चरिंग करके वोट लिया। तो इस तरीके से उन लोगों ने इस देश की व्यवस्था पर कब्जा बना करके जो लोकतंत्र है वो लूट तंत्र को निरंतर जारी रखा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक बात पता हुई कि जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं, इन लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन और बदलाव नहीं आया। इनके पास धन नहीं है, इनके पास संपत्ति नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य भी नहीं है, और इनका कोई मान सम्मान स्वाभिमान भी मेरे लोगों का नहीं है, जो 85% मूल निवासी बहुजन समाज है। तो इनके संपत्ति में बढ़ोतरी नहीं होती, इनकी सत्ता में बढ़ोतरी नहीं होती, इनके धन में बढ़ोतरी नहीं होती, इनके मान सम्मान और शिक्षा में बढ़ोतरी नहीं होती। अगर इनके जीवन में कुछ बढ़ता है तो वो ये है, इनकी खाली उम्र बढ़ती है, इनकी उम्र बढ़ती है। इसके अलावा इनके पास कोई बढ़ने का साधन जो होते हैं वो नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर जब लोकतंत्र की संकल्पना की तो उन्होंने वोट का अधिकार दिया कि इनकी उम्र बढ़ती है, इसलिए मैं इनको वोट का अधिकार इनके दम पर देता हूं। इसलिए उस वोट के अधिकार का 1 वोट 1 वैल्यू और 1 वैल्यू 1 वोट हुआ। क्योंकि साथियों, ये जो लोकतंत्र में जो वोट देने का अधिकार है, ये हथियार है, बेहतरीन क्वालिटी का हथियार तैयार किया हमारे महापुरुषों ने, और देश की जनता को सुप्रीम बना दिया कि आप लोग
अपने भविष्य को अगर सुरक्षित करना चाहते हो तो जो मैंने आपको अधिकार दिया, अगर इसका आपने सही उपयोग और प्रयोग किया, अगर आप लोगों ने सही उपयोग और प्रयोग किया तो आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परंतु साथियों, हमारे लोगों के अंदर ये जागृति नहीं होने की वजह से ये जो तलवार निर्माण की गई ये एक धारी थी, एक तरफ धार थी। तो इस देश में कांग्रेस पार्टी के हाथ में ये सत्ता आई और उन्होंने इस वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना सीखा। तो ये जो तलवार चलती है तो जब ऊपर से चलती थी तो नीचे को ही काटती थी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इतना ज्यादा ये बदमाशी किया तो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया और उनका जो आंदोलन था, उस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दफना दिया। उनको साइड दे दो, इधर आ जाओ। दफना दिया उस आंदोलन को, और उस आंदोलन को दफनाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का नाम और निशान मिटाने के फिराक में ये जो मनुवादी पार्टी है ये थी। परंतु साथियों, इस देश के अंदर एक मसीहा पैदा हुआ जिसका नाम बहुजन नायक काशीराम साहब है। वो बहुजन नायक काशीराम साहब ने इस बात को समझा कि मेरे समाज के अंदर पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है। उस दुख और पीड़ा को समझ करके उन्होंने सार्वजनिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में आने का फैसला किया। और फैसला करने के बाद उन्होंने फैसला करने के बाद उन्होंने इस देश के अंदर नारा दिया। पता है क्या दिया? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने बोला वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काशीराम साहब को इस बात का अंदाजा हो गया और उन्होंने जो एक धारी तलवार थी उसमें दूसरी तरफ धार लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब ये नारा समाज के अंदर लगा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, समाज के अंदर चेतना पैदा हुई। जो SC ST OBC के लोग कहते थे ये तो हो नहीं सकता, उन्होंने करके दिखाया। और ये जो एक धारी तलवार थी इसमें दूसरी तरफ भी धार लगा दिया। जो धार नीचे को लगी थी, मान्यवर साहब ने ऊपर को धार लगा करके इसको दो धारी तलवार बना दिया। और बहुजन समाज को जब इकट्ठा किया तो उस बहुजन समाज ने, हमारे समाज ने इस प्रदेश के अंदर सत्ता और शासन भी लाने का काम किया। तो वो सत्ता और शासन जब SC ST OBC के लोगों का आया तो जब ये दो धारी तलवार जब ऊपर को चलती थी तो ऊपर को काटती थी, जब नीचे को चलती है तो नीचे को काटती है। तो जब हमारे लोगों के हाथ में व्यवस्था और सत्ता आई तो उन लोगों ने इसको ऊपर से काटने का काम जब शुरू किया, उस समय पर ये जो मनुवादी पार्टियां हैं, ये पार्टी जो मनुवादियां हैं, इनको को काशीराम साहब पता क्या बोलते थे? बोले ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सांपनाथ है, और जो बीजेपी है ये नागनाथ है। सांपनाथ डसता है तो जहर धीरे धीरे चढ़ता है, जब नागनाथ डसता है तो जहर जल्दी चढ़ता है और आदमी 2-4 घंटे में ही उसका नाम, राम नाम सत्य हो जाता है और वो निकल लेता है। ऐसा जब उन्होंने बताया तो साथियों, कांग्रेस पार्टी में हमारे लोग जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी को अपना मसीहा मानते थे, आजादी का दीवाना कहते थे कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर आजादी लाई। कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर आजादी नहीं लाई, आजादी हमारे SC ST OBC के लोगों ने गोलियां खा करके, लाठियां खा करके, जेल में जा करके, जीवन की हंसते हंसते फांसी के फंदे पर हमारे लोग झूल गए, तब जाकर के इस देश को आजादी मिली। लेकिन उस आजादी में हमारे लोगों को क्या मिला? क्या मिला? जिस
कांग्रेस पार्टी को लोग कहते हैं ये देशभक्त है, हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला। अब आप कहोगे कैसे, तो बताता हूं। इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने एक नारा लगाया, पता है क्या नारा लगाया? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा लगाया और 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी। उस मनमोहन सिंह की सरकार में उस समय पर 2009 में सेन गुप्ता कमेटी का रिपोर्ट आया और सेन गुप्ता कमेटी का जो रिपोर्ट आया उसमें लिखा था कि इस देश के अंदर 83 करोड़ लोग भूखमरी और अधभूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं, जिनकी इनकम डेली की 20 रुपया है। अब 70 सालों के इतिहास में सेंट्रल गवर्नमेंट पे किसने राज किया? कांग्रेस ने राज किया या तो बीजेपी ने राज किया। 10-15 साल बीजेपी का मान लो, बाकी तो राज कांग्रेस ने किया ना। तो इंदिरा गांधी ने जो नारा लगाया कि गरीबी हटाओ, 2009 आते आते तक उन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। तो इस देश में सेन गुप्ता कमेटी ने कहा कि इतनी हालत पतली हो गई है लोगों की, भूखमरी और अधभूखमरी की कगार पर पहुंच गए लोग। तो 2009 में मनमोहन सिंह की नेतृत्व में जो गवर्नमेंट थी उसमें फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लेकर आए, उन्होंने खाद्य सुरक्षा बिल, उसको बोलते हैं खाद्य सुरक्षा बिल, वो खाद्य सुरक्षा बिल में कहा कि हम आप लोगों को मरने नहीं देंगे, हम आप लोगों को मरने नहीं देंगे। ये जो राशन कार्ड की दुकान है ना, अभी आपको हम अनाज देंगे, इतना देंगे कि आप खाओगे तो मरोगे नहीं, पर मोटे भी नहीं होगे। खाओगे तो मरोगे नहीं, मोटे भी नहीं होगे। आपको इतनी ताकत रहेगी कि आप 2 टांगों से चल करके जब चुनाव हो तो वहां पोलिंग बूथ तक जाना और हमको वोट दे देना, बस इतना जिंदा रहो। ऐसा हुआ? ये डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं मैं, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, सबूत के साथ बोल रहा हूं। ये लाइव चल रहा है, ये देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं इसको। ये भाषण नहीं है, क्योंकि मुझे भाषण करना नहीं आता है। हमारे लोगों की जो पीड़ा है उस पीड़ा को मुझे समझ में आता है, वो मैं बयां करने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए उन लोगों ने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया और धीरे धीरे ये लोग डसते रहे 60 सालों तक, और धीरे धीरे हमारे लोगों को जहर चढ़ता रहा और जहर इतना ज्यादा हो गया कि इनको सुरक्षा बिल बनाना पड़ा। ऐसा किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। साथियों, दूसरी तरफ इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार आई, जिसको काशीराम साहब कहते थे ये नागनाथ है, ये जब डसेगा तो लोग पानी नहीं मांगेंगे। इस देश के अंदर सारी व्यवस्थाओं और सारी सेंटरों पर कांग्रेस पार्टी का राज रहा। मैं आपको एक घटना बताता हूं, एक बात बताता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगी। क्या आएगी? 1931 में, ए नौजवान भाई लोग, आप लोगों ने, हेलो, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है और हम भी बहुत दूर से आए हैं, कुछ देने के लिए आए हैं, ले लो, काम आएगा जिंदगी में, जीवन जीने की। 1931 में जाति आधारित गिनती ओबीसी की हुई। वो जो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी, उस समय पर ओबीसी के लोगों का जो संख्या था वो 52% आंकड़ा था। वो 52% आंकड़ा आज भी ओबीसी के लोग बोलते हैं हम 52% हैं, हम 52% हैं। कब से? 1931 में गिनती हुई, आज तक नहीं हुई। 1931 से लेकर के अभी तक लगभग 90 साल हो गया। इस देश के अंदर बैलों की गिनती होती है, भैंसों की गिनती होती है, गाय की गिनती होती है, जंगल में शेर कितने हैं उनकी गिनती होती है, भालू कितने हैं उनकी गिनती होती है, चीते कितने हैं उनकी गिनती होती है। इवन की छोड़ो, जो रोड के किनारे पेड़ लगे हैं उनकी भी सरकार गिनती करके रखती है। इस देश के अंदर
ये सारा आंकड़ा और गिनती हर बार होता है। इस देश के अंदर पालतू कुत्ते कितने हैं उनकी गिनती होती है, फालतू कुत्ते कितने हैं उनकी भी गिनती होती है। इस देश के अंदर जानवरों की गिनती होती है, लेकिन जो 52% का आंकड़ा जो मेरे पिछड़े समाज का है उनकी कोई गिनती नहीं होती है। साथियों, रेलवे स्टेशन पर आप जाओ, वहां पर एक बोर्ड लगा होता है टॉयलेट का, और टॉयलेट का जो बोर्ड लगा होता है उसमें लिखा होता है स्त्री पुरुष प्रसाधन, यही लिखा होता है ना। इस देश के जो जिनको किन्नर कहा जाता है वो भी एक लिंग है, स्त्रीलिंग पुरुषलिंग। जो किन्नर है वो भी लिंग है, उसको इधर से वो समझ में नहीं आता, ये चल रहा है इधर से जा रहा है। तो इस तरीके से पुरुषलिंग स्त्रीलिंग, किन्नर ने सोचा उसको देसी भाषा में पता है क्या, छक्का बोलते हैं, हिजड़ा बोलते हैं। किन्नर को देसी में छक्का बोलते हैं, हिजड़ा बोलता है। उन्होंने देखा अरे पुरुष वाले में जाऊं कि स्त्री वाले में जाऊं, ये पुरुष का है ये स्त्री का है, हमको टॉयलेट करने के लिए जाना है तो हमारा तो कोई है नहीं। इसका मतलब इस देश के सिस्टम में, इस देश की व्यवस्था में हमारी कोई गिनती नहीं है। उन किन्नरों ने, उन हिजड़ों ने अपनी मीटिंग बुलाया और मीटिंग बुला करके सरकार के सामने एक मोर्चा निकाला और उनको कहा हमारी भी गिनती कराओ। ये बात जब उन्होंने कही और रोडों पर आकर संघर्ष किया, तो संघर्ष करने से इस देश की सरकार ने हिजड़ों की गिनती की और उनको बताया कि आपकी इतनी संख्या है। पर इस देश में हिजड़ों की गिनती तो हो गई, पर ये केंद्र में जो सांपनाथ सरकार बैठी थी इन्होंने पिछड़ों की गिनती नहीं की। क्या मेरे पिछड़े वर्ग के लोगों को, भाइयों को समझ है? ताली मत बजाओ, नेता आएंगे तो बजाना। ये तो कुर्ता पैजामा खाली दिखाने के लिए पहना है, क्योंकि हमारे लोग जब तक ये देखते नहीं तब तक समझते नहीं। तो ये पिछड़ों की गिनती नहीं हुई आज तक, 90 साल हो गया। इसलिए ये किसने किया? 70 सालों के राज में 60 साल तक, 55 साल तक कांग्रेस सरकार ने, सांपनाथ ने राज किया। अभी 2014 में नागनाथ की सरकार आई। वो नागनाथ की सरकार आते ही नरेंद्र मोदी ने कहा, हे देश के लोगों, मैं पिछड़े वर्ग का हूं, मैं नीची जाति का हूं, चाय बेचने वाला हूं, गरीब का बेटा हूं, देशभक्त हूं। मैंने देश के लिए अपना परिवार भी छोड़ दिया। हमारे लोगों ने कहा देखो कितना त्यागी आदमी है, आहा, देश के लिए परिवार छोड़ दिया, कितना बड़ा देशभक्त है। फिर उसने कहा देश के लोगों, अगर आपने हमको जिता दिया तो हम आपको 15-15 लाख रुपया देंगे। ऐसा बोला था ना? मिला किसी को? 15 लाख मिला? नहीं मिला। फिर उसने कहा मुझे जिता दोगे 15-15 लाख रुपया देंगे। जब वो सत्ता में पहुंच गए उन्होंने कहा वादा तो कर दिया, अब क्या करें? तो उसने कहा ऐसा करो, ए लोगों जाओ और बैंक में जीरो बैलेंस का खाता खुलवाओ। हमारे लोग दौड़ते दौड़ते बैंक में गए और जीरो बैलेंस का खाता खुलवाया। और खाता खुलवाने के बाद प्रशासन में बैठा जो बैंक का मैनेजर है उसने लोगों से कहा जीरो बैलेंस का खाता है, खाली नहीं रखना चाहिए, तो आप लोग कुछ थोड़ा बहुत पैसा डाल दो। किसी ने कर्जा लिया, किसी ने मजदूरी करके पैसा लाया और बैंक में खाते में डाला। इसके बाद भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने कहा देश में संकट है, इसलिए सभी को सहयोग करना चाहिए। तो सभी के खाते से किसी से 100, किसी से 200, किसी से 400 निकाल लिया। उसको मालूम था कि ये जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, इसके पास कुछ नहीं है, ये तो इसलिए जितना मिल जाए उतना ले लो, मतलब भागे भूत की लंगोटी ही ले लो। और उन लोगों ने ऐसा लंगोटी भी छीन लिया और हमारे लोग नारा लगा रहे थे 2014 में, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी
मोदी, घर घर मोदी। मैं एक गांव में जा रहा था, छोटे छोटे बच्चे जैसे बैठे हैं वो नारा लगा रहे थे और क्या कह रहे थे, हर हर मोदी घर घर खोदी, हर हर मोदी घर घर खोदी। खोदी का मतलब समझते खोद डालेगा, फावड़ा लेके खोद डालेगा। तो मोदी जी ने ऐसा किया, लंगोटी भी छीन लिया और सरकार में आने के बाद इस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को खोद डाला, लोगों को बेरोजगार कर दिया, उसको भी खोद डाला। लोग बेरोजगारी की वजह से बहुत लोगों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्याएं कर ली, उनको ऊपर डायरेक्ट पहुंचा दिया, इतना ज्यादा किया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही वो आई, उसने भी सबसे पहले फैसला लिया, क्या लिया, इस देश के अंदर ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी, ऐसा एफिडेविट उसने सुप्रीम कोर्ट को दिया। कितने ओबीसी के लोग को पता है? ये जो हमारे ओबीसी के भोले शंकर लोग हैं ना, इनको देशभक्ति का हवा भर दिया बीजेपी के लोगों ने, और ये ऐसे घूमते हैं देशभक्त बने हुए। अब है तुम्हारी देशभक्ति को चाटना है या अचार डालना है? आज लोग रोजगार के लिए परेशान है, शिक्षा के लिए परेशान है, साधन के लिए परेशान है, देशभक्ति का क्या करना है? वो जो गुब्बारा होता है ना, वो देखा होगा, उसमें हाइड्रोजन गैस होता है क्या? हाँ, वो हाइड्रोजन गैस जब ऐसा भर दिया जाता है तो वो हवा में ज्यादा उड़ता है, तो हवा भर दिया गैस। इस तरीके से साथियों इन लोगों ने किया, पूरे देश की शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन में डाल दिया। और अभी सरकारी स्कूलों जो हमारे बच्चे SC ST OBC किसान मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, उन लोगों को भी ठेके पर देने का काम अभी शुरू कर रहे हैं। इस देश के रेलवे स्टेशन को ठेके पर दे दिया। एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह नाम था उस एयरपोर्ट का, अभी अडानी एयरपोर्ट। तो ये जो सरकार है, ये सांपनाथ नागनाथ सरकार है, ये जो डसती है तो पानी नहीं मांगता। बताऊं कैसे? दुनिया में महामारी आई, दुनिया के लोगों ने लोगों के इंतजाम किए, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए। भारत में जैसे ही महामारी आई, हमारे लोगों परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद जब अस्पताल में अब डॉक्टर लोगों को ढूंढा और बोला, डॉक्टर साहब अभी तुम ही हमारा भगवान है। वो झोला छाप डॉक्टर जो था उसका वैल्यू बढ़ गया, और लोग जिसको सर्दी जुकाम भी हो रहा था, वो सरकारी अस्पताल जाने से डर रहा था कि तो वापस नहीं आऊंगा। डायरेक्ट टिकट काटने का मतलब डायरेक्ट डसेगा ये नागनाथ, पानी भी नहीं मांगने देगा। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? आपके सामने की बातें बता रहा हूं। तो इस तरीके से इन लोगों ने किया। आज स्कूल बंद है, स्कूल बंद है, तनख्वाह फुल है मास्टर जी को, लेकिन बच्चों के लिए कोरोना है। कोरोना बहुत समझदार है, हाँ, वो दारू की सत्यानाश का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। कल्याण कल्याण चिल्लाएंगे, पीछे से सत्यानाश सत्यानाश होता चला जाएगा। तो डंडे में लिखा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। अब वो क्या कह रहे हैं, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो राज करेंगे हम, अनपढ़ रहेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। क्यों? क्योंकि ये पढ़ जाएंगे तो ये रोजगार मांगेंगे, शिक्षा होगी तो रोजगार मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे तो नौकरी देना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा तो ये मजबूत हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे तो फिर ये हमारी कुर्सी की तरफ देखेंगे कि मैं भी आऊं क्या। तो ये कुर्सी तक ना आए, इसलिए पहले से ही इनका पत्ता काट दो। नारायण दत्त तिवारी नाम का आदमी, अभी वो जो मरा है, ओ दूसरी बीवी कर लिया था, तो उसके लड़के ने DNA टेस्ट कराया। मैं बोला मैं इसका बेटा हूं, वो बोलता ये मेरा बेटा नहीं है, बोलता ये मेरा बाप है। बोले DNA करा लो, करा लिया। वो एक मीटिंग किया, राजीव गांधी को बुलाया। राजीव गांधी ने देखा ये जो मीटिंग में आए हुए रैली में जनता बैठी है, इसके फटे पुराने कपड़े हैं, चप्पल नहीं है, किसी को ढंग के कपड़े नहीं है। तो बोला ये गरीबी और दरिद्रता इतनी है, तिवारी जी आप इनको पढ़ाते लिखाते क्यों नहीं हो, आप तो सरकार में बैठे हो। तो उसने कहा, राजीव जी आप विदेश से पढ़ कर आए, आप विदेश में रहकर आए हो, पढ़ाई करके आए हो, आपको पता नहीं है। बोले क्या नहीं पता? अगर बोले इनको पढ़ा देंगे तो ये जानकार हो जाएंगे, और अगर जानकार हो जाएंगे तो जिस कुर्सी पर आप बैठे हो कल इसकी दावेदारी करेंगे। बोले अच्छा ये है।
तो इस तरीके से नागनाथ अभी ज्यादा तेजी से डस रहा है। बहुत सारी बातें हैं साथियों, ये समझने की जरूरत है। मैं लेट हो गया, इसकी वजह से मैं बड़ा बड़ा आपको बता रहा हूं 2-4 मुद्दे पर ही। तो ये जो नागनाथ है, यह तेजी के साथ डस रहा है। आज शिक्षा, संपत्ति, स्वास्थ्य सब कुछ खत्म कर दिया गया, और लेकिन हमारे लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। पिछड़े वर्ग के नेताओं को तैयार किया उस समय पर 92 में जो आंदोलन राम मंदिर का चला, उस आंदोलन के अगुवाकार कल्याण सिंह लोधी जाति, उमा भारती, कल्याण सिंह लोधी जाति, उमा भारती लोधी जाति, विनय सिंह कटियार कुर्मी जाति, साध्वी रितंबरा नाई जाति पंजाब, ये राम मंदिर का आंदोलन चला रहे थे। उस राम मंदिर के आंदोलन में ओबीसी के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और नारा लगाया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कुछ दिनों के बाद मंदिर नहीं बना, क्योंकि सरकार नहीं थी, तो कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। जब 2014 में कि नरेंद्र मोदी की सरकार ईवीएम के घोटाले से बनी सरकार है, जब आई, सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैनेज करके फैसला अपने पक्ष में लिया और राम मंदिर बनाने का काम किया। और राम मंदिर बनाने से पहले वो जो ट्रस्ट और कमेटी है, उस कमेटी में एक भी पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं रखा। देख लो जाकर, कमेटी में एक भी पिछड़े वर्ग के नेता को नहीं रखा, मतलब इस्तेमाल किया और फेंक दिया। क्या होता है इस्तेमाल और किया फेंक दिया? कैसे? जंगल में कोई आदमी गया, उसको टट्टी लग गई, वहां पानी नहीं है, पानी नहीं होता तो प्रकृति की जब पुकार होती है उसको रोक नहीं सकता, तो क्या करता है? वो जाता है उधर करता है, फिर मिट्टी का ढेला उठाता है और पोंछता है और फेंक देता है, पोंछता है फेंक देता है। राम मंदिर के आंदोलन में जो ओबीसी के नेताओं ने अपनी जिंदगी और जवानियां लगाई और कुर्बानी दी, आज जब वहां मिठाई आने वाली है, फूल आने वाले हैं, धन आने वाला है, ओबीसी के नेताओं को दूध में जैसे मक्खी होती है ऐसे निकालकर पोंछ कर फेंक दिया। ये है, आज तक ओबीसी के लोगों के लिए भारत सरकार ने कोई भी बजट नहीं बनाया। ये नागनाथ ने किया, वो बता रहा हूं, दोनों का कैरेक्टर बता रहा हूं। तो इस तरीके से साथियों, आज हमारे समाज के अंदर जो एससी बैकवर्ड की पार्टियां हैं, ये जो एससी और बैकवर्ड की पार्टियां हैं, ये आज भी उनकी मनुवादी पार्टियों की पिछलग्गू बन गए और इन लोगों ने भी वैसा चरित्र करना शुरू कर दिया। आज हमारे समाज में जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जो नेता हैं, ये भी आते हैं, हम आपका कल्याण कर देंगे, आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे। ऐसा करने के बाद 5 साल वापस नहीं आते हैं और 5 साल वापस आने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी ऐसा ही कर लिया है। वो भी जैसे नागनाथ और सांपनाथ जो पार्टियां कहती हैं अत्याचार हो रहा है, होने दो, हमें क्या लेना देना। हमारे नेता भी चिड़ी चुप बैठे हैं, क्योंकि ये लोग जब यहां से जाते हैं तो वहां पर इनको खसी कर दिया जाता है। जो बैल होता है गांव में, जब हल में जोता जाता है, उसको पहले खसी किया जाता है, खसी करने के बाद जोतने के काम आता है, बाकी उसकी जिंदगी में फुल स्टॉप लग जाता है, वो किसी काम नहीं आता है। तो हमारे नेता आज चिड़ी चुप बैठे हुए हैं। आज समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा, बलात्कार हो रहा, इनका रोजगार खत्म हो रहा, इनकी शिक्षा खत्म हो रही, इनका आरक्षण खत्म हो रहा, सब कुछ इनके हाथों से जा रहा और इवन की इस देश की व्यवस्था से भी इनको खदेड़ने का काम कर दिया। क्योंकि हमारे नेताओं का जो चरित्र है वो ऐसा निर्माण हो गया है कि जैसा वो लोग करते हैं वैसा ये लोग करने लगे। वो लोग जैसा बोलते हैं वैसा करते नहीं हैं, जैसा करते हैं वैसा बोलते नहीं हैं। ऐसा कैरेक्टर हमारे नेताओं ने बनाया। देसी भाषा में लोग कहते हैं गांव में कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हो गए हैं और दिखाने के कुछ और हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और हैं। क्योंकि उन लोगों ने हमारे लोगों को जानवर समझ कर रखा, इन मनुवादी पार्टियों ने, और इस्तेमाल किया और हमारे ही लोगों को गडरिया बना दिया और बोला जाओ तुम ही चराओ, बाकी चरा वरा के आना इधर हमारे पास। तो जो गडरिया होता है वो भेड़ों को जो चराता है, वो भेड़ों को बेचने से पहले कभी नहीं पूछता है कि आपको बेचूं कि नहीं बेचूं। जब गडरिये का जेब खाली हो जाता है,
तो वो क्या करता है, 2-4 भेड़ों को पकड़ता है और पकड़ के बेच देता है, वो पूछता नहीं है। यही समाज के नेता, आज हमारे समाज के नेता जो कहते हैं मैं आपकी जाति का हूं, मैं आपकी पार्टी का हूं, मैं आपके गांव का हूं, मैं विधानसभा का हूं, मैं दूर के दूर का रिश्तेदार हूं, मुझे जिता दो, वो लोग बेचने का काम समाज को कर रहे हैं। समाज के लिए रोडों पर आकर के कोई संघर्ष नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, ये समझने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करना होगा? अब ये जो सांड है, ये जो कहते हैं ना हाथी पागल हो गया, तो क्या करना होगा? उसको काबू करना होगा। काबू करने के लिए जैसे बैल होता है, सांड होता है, जो पागल हो जाता है, उसको काबू करने के लिए नथ डालनी पड़ती है। डालनी पड़ती है ना, क्या बोलते हैं वो बैल को ऐसे डालते, नाथ डालनी पड़ती है। तो अभी नाथ डालना है, वो कैसे डालना है? बस ये 2 बातें बताकर अपनी बात को समाप्त करूं। नाथ कैसे डालना है? बहुजन मुक्ति पार्टी आपके बीच में आई है। अगर आपके गांव में कोई नेता आता है, वो कहेगा क्या कहेगा? मेरे जाति के लोगों, समाज के लोगों, गांव के लोगों, ऐसा करो, आप मुझे जिताओ, मैं आपका कल्याण कर दूंगा, आपके लिए ये कर दूंगा, आपके लिए ये कर दूंगा, आपके लिए वो कर दूंगा। उसको बोलने का एक बात, नेताजी आपने पहले भी हमारा बहुत कल्याण किया है, पहले भी आपने हमारा बहुत कल्याण कर दिया, अभी आगे कल्याण करने के लिए बोल रहे हो, चलो हम आपकी बात को मान लेते हैं। लेकिन नेताजी, हम आपको वोट देते हैं, हम तो भरोसा करते हैं आप पर, लेकिन आप क्या अपनी कोई गारंटी दोगे? हम तो कर लेते हैं भरोसा, क्योंकि जो वोट का अधिकार है, ध्यान पूर्वक सुनो, ये जो वोट का अधिकार है, लोग कहते हैं ना चलो मतदान करने चले, मतदान करने चले, ये मतदान नहीं है, संवैधानिक भाषा में इसको मत अधिकार कहते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है। और मताधिकार जो होता है, जो वोट होता है, वो बहुत ही सोच समझ करके फैसला करके देना चाहिए। बाजार में जाते हो, 1 किलो सब्जी खरीदते हो 10 रुपए की, और 3 बार पलट कर देखते हो इसमें कीड़ा तो नहीं लगा, ये सड़ तो नहीं गई है। तो उसी तरीके से जो हमारे महापुरुषों ने आपको मताधिकार दिया, वोट देने से पहले आप विचार नहीं करते हो। क्यों? कोई व्यक्ति अपनी लड़की की जब शादी करता है, तो वो गांव वालों से, दूसरे गांव वालों से क्या पूछता है? दूसरे से, उसके घर वालों से नहीं, ये लड़का कैसा है, चरित्र कैसा है, नशेड़ी तो नहीं है, जुआड़ी तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है। जब उसको लगता है नहीं ये ठीक है, तो इसके बाद रिश्ता हो जाता है। क्या हमारे लोगों को जब वोट डालते हैं तो पता करते हैं कि ये नेता कैसा है? मान लो किसी पार्टी ने किसी गुंडे को टिकट दे दिया, बदमाश को टिकट दे दिया, और उस गुंडे ने क्या किया? 20 गाड़ी लगाया। आहा, और जब गांव में 20-25 गाड़ी आती है, तो गांव की जो सड़कें हैं उसमें धूल होती है, कच्ची होती है, तो बड़ी धूल उड़ती है। तो हमारे गांव का आदमी क्या कहता है? भोला शंकर जो है, देखो इसका चल रहा है, हाँ ये इसका बहुत धूल उड़ रहा है, ये बहुत लगता है निकल रहा है। तो हमारे लोग क्या करते हैं, जब निकल ही रहा है तो इसी को दे दो। निकल रहा है या नहीं रहा है अभी पता नहीं है, क्योंकि वोट पड़ा नहीं है, अभी तो धूल उड़ रही है खाली, वो धूल में ही कहता है हाँ हो रहा है, निकल गया, ले हो गया। तो आपने क्या किया? आपने किया क्या? बदमाश को जिता करके महाबदमाश बना दिया, बदमाश को जिता करके महाबदमाश बना दिया। जो बदमाश था तब अत्याचार करता था, क्योंकि कमजोर पर ही करेगा ना, अपने से ज्यादा ताकतवर पे तो करता नहीं है। जब बदमाश को महाबदमाश बना दिया, तो वो क्या करेगा? साधुगिरी करेगा आपके साथ। पहले तो सत्ता और पावर नहीं थी, उसको महाबदमाश बना दिया जिता करके, वो अत्याचार और ज्यादा करता है। फिर हमारा समाज कहता है देखो मेरे साथ अत्याचार हो गया, मार पिटाई हो गई, हमारे समाज में बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है। फिर वो जाता है थाने में, बाबूजी मेरी रिपोर्ट लिख लो, दरोगा के पास, पुलिस स्टेशन में
पुलिस स्टेशन में जाता है तो वो जो पुलिस स्टेशन वाला है उसको डांट डपट कर भगा देता है, वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, आज भी नहीं हो रही है। ये समाज के अंदर हालात किस लिए पैदा हुए कि जिनको हमने अपना नेता माना, जिनको हमने अपना पहरेदार बनाया था, वो रक्षक ही आज समाज के भक्षक बन गए हैं। इसलिए जब भी गांव में आए उसको बोलो, नेताजी आपने सोने की सीढ़ियों पर हमें चढ़ा दिया है, अभी तक आगे भी आप चढ़ाते जाओगे और हमारा कल्याण करोगे, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं। बोलेगा क्या कहना चाहते हो? उसको बोलो हमने भरोसा किया, वोट दे दिया, अब आप भी गारंटी दो। तो बोलेगा क्या गारंटी दे? उसको बोलो आप 100 रुपए की स्टैम्प पेपर पर जो जो हमारे साथ करना चाहते हो भला, वो लिख करके एफिडेविट बना करके नोटरी करके और उसका पर्चा छपवा करके लाखों पर्चे छाप करके अपनी विधानसभा में बांट दो, और जो ओरिजिनल कॉपी है वो आप अपने पास रखो। अगर उसने बोला ये करूंगा, एफिडेविट में छाप करके दे दिया, इसके बाद नहीं किया, तो कोई भी आदमी उसके नाम पर एफआईआर लिखवा सकता है और उसे कोर्ट में खड़ा कर सकता है। अगर कोर्ट में आप लोग नहीं खड़ा कर सकते तो मेरे जैसे बहुत सारे पागल लोग घूम रहे हैं, हम ही उसको कोर्ट में बुला लेंगे कि तुमने जनता के साथ क्या किया, अखाड़े में तुम भी थे, हम भी थे, अभी तुमने हमको, चलो जनता ने जैसे तैसे करके तुमको कर दिया, लेकिन अभी पटकने का टाइम तो अब हमारा आ गया है, अब हम तुमको पटकेंगे। जनता कमजोर थी, वो नहीं पटक सकी, तो कोई भी उसको वहां कर सकता है। चालाक बनो, होशियार बनो, इन नेताओं के चक्कर में मत रहो, क्योंकि इन नेताओं पर भरोसा किया, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर इन्होंने समाज को बिल्कुल निचले पायदान में फिर से उसी दलदल में लाकर खड़ा कर दिया है। और हमारी जो बच्चे हैं ना, इन बच्चों का भविष्य खतरे में है। आने वाला रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, सब कुछ खत्म। और इतना ज्यादा खत्म किया, बताऊं, इस नागनाथ सरकार ने एक कानून था लेबर लॉ, संविधान में, उस लेबर लॉ कानून में बदलाव किया, और बदलाव करने के बाद बोला अभी 8 घंटे का ड्यूटी था, 8 घंटे का पैसा मिलता था, अभी कारखाने में 12 घंटे की ड्यूटी होगी, पैसा 8 घंटे का मिलेगा। तो ये जो नौजवान गांव देहात से हमारा शहरों में जाकर कल कारखानों में काम करता है, उसको वहां पर निचोड़ने का काम कर रहे हैं। शरीर से कमजोर हो जाएगा, निचोड़ लो, पैसा तो 12 घंटे का नहीं 8 घंटे का देना है, आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाएगा। तो आज दो दिहाड़ी और मजदूरी करने के लिए कारखानों में चला गया है और मजदूर बन गया है। मेरा सवाल ये है, इधर से शिक्षा काट दिया, उधर से आपकी इनकम काट दी, क्या आने वाले बच्चे आपके कलेक्टर बनेंगे, बाबू बनेंगे, अधिकारी कर्मचारी बनेंगे? नहीं, वो भी बच्चे लेबर ही बनेंगे। ये किसने किया? नागनाथ सरकार, बीजेपी ने। दूसरा, इन लोगों ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर के आए और अभी सुरक्षा कानून लेकर आए, और जिसको बोला 3 बच्चे होंगे उसको कुछ नहीं मिलेगा, जिसके 2 बच्चे होंगे उसको सब कुछ मिलेगा। अब ये बताइए, नौकरी मिलेगा उसको पैसा मिलेगा, ऐसा झांसा दिया, झांसा दिया, देंगे नहीं। अब ये बताइए कि जिसके 3 हैं, 3 किसके हैं? शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास 4, 5, 6 बच्चे होते हैं, बैकवर्ड क्लास का जो आदमी उसके 4, 5, 6 बच्चे होते हैं। किसी ने अगर ज्यादा मेहनत कर दिया तो 10, 11 भी हो जाते हैं। उनको क्या किया? तुमको कुछ नहीं मिलेगा, चलो व्यवस्था से खदेड़ दिया। जिसको दो को कह रहे हैं आपको मिलेगा, उसको भी कुछ मिलने उलने वाला नहीं है, वो थोड़े दिन देने के बाद रफा दफा कर देंगे। मतलब इस देश की जो सिस्टम है उससे इतने लोगों को खदेड़ने का काम किया। अब ये बीजेपी वाले आएंगे और कहेंगे ओबीसी के लोगों को, पता है क्या कहेंगे? देखो मुसलमान बहुत ज्यादा अपने बच्चे बढ़ाते हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए हमने मुसलमानों के लिए कानून बनाया, तुम्हारे लिए नहीं बनाया। हमारा आदमी कहता है हाँ बिल्कुल सही है, उसको यही नहीं पता कि अबे तुम्हारे ही तो सबसे ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट के बच्चे ज्यादा है, ओबीसी के बच्चे ज्यादा है, तुमने हमको खदेड़ दिया। वो हमारे साथ आकर के, हमारे ही मित्र बन करके, हमारा समर्थन लेकर के हमारे लोगों के सत्यानाश का कारण बनते हैं और सत्यानाश करते हैं। ऐसा है। अब आखिरी बात बताता हूं साथियों, संकट ज्यादा है, इन नेताओं को पकड़ो और पकड़ करके बोलो गारंटी दोगे तो आओ,
को बोलने का, वो कहेगा गारंटी देना होगा तो क्या कहेगा, मैं ऊपर को बात करूंगा, नीचे को बात करूंगा, ऐसा वो करेगा नहीं। तो आप लोगों ने एक काम करना, समझ जाना, ये गारंटी लिख कर देने वाला नहीं है। तो बोलना नेताजी अब की बार दूर से नमस्कार, नेताजी अब की बार दूर से नमस्कार। मैं नहीं कहता हूं आप उनकी कॉलर मत पकड़ना, पिटाई मत करना, उनको सिर्फ लड़ेंगे, हम गारंटी देंगे। क्यों? हमारे अंदर कपट नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि समाज की पीड़ा समझती है बहुजन मुक्ति पार्टी, क्योंकि ये बहुजन मुक्ति पार्टी महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। आज जो पार्टियां हैं हमारे समाज में, बैकवर्ड की सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, शेड्यूल कास्ट की जो सबसे बड़ी पार्टी सत्ता में रही वो बहुजन समाज पार्टी है ना, दोनों पार्टी है ना। अखिलेश सरकार कहते हैं मैं परशुराम का बहुत बड़ा मूर्ति लगाऊंगा, तो इधर बहन कुमारी मायावती क्या कह रही हैं, अयोध्या में अपनी पार्टी के माध्यम से ब्राह्मण महासम्मेलन करा करके कह रही हम राम का भव्य मंदिर बनाएंगे, मतलब ब्राह्मण महासम्मेलन करेंगे। ये जो इस देश के अंदर जो चूड़ा चमार तेली तंबोली नौवा धोबी पासी अहिर गड़रिया भुजवा लोहार कहार जो है ये पीड़ा में है, ये जो बहुजन है इसका सम्मेलन नहीं करेंगे। क्यों? इनकी क्या जरूरत है? ये तो भेड़ों की तरह मुझे वोट डालते रहेंगे, बोरे में भर भर के देते रहेंगे और मैं इन बोरों में लेकर के इन्हीं मनुवादियों के यहाँ जा करके कैश कराते रहेंगे। ये तो मेरे पिछलग्गू हैं। ये पिछलग्गूपन और अंधा होकर के विश्वास करने की वजह से सत्यानाश हुआ। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी आपके बीच में आई। पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जिस जहाज में छेद हो जाए वो जहाज आज नहीं तो कल डूब जाएगा। इससे पहले समझदार लोगों को उतर जाना चाहिए। अगर इन परिवारों की और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी प्यारी है तो बहुजन मुक्ति पार्टी का झंडा उठाओ। कोई भी लड़ाई आपकी लड़ने वाला नहीं है। क्यों लड़ने वाला नहीं है? ये आखिरी बात बताता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये नागनाथ सरकार है, इसने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया कि नई संसद भवन बनाई जाए। अभी नया संसद भवन वो लोग बना रहे हैं। अभी 15 दिन पहले एक कोई अपने आप को महामंडलेश्वर कहते हैं, शंकराचार्य यतेंद्र गिरी नाम के महाराज हैं कोई, वो कहता है यतेंद्र गिरी महाराज कहता है कि नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। नई संसद में नए संविधान के साथ प्रवेश होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? जो पुराना संविधान है वो खत्म कर देना चाहिए और नया संविधान लागू करना चाहिए। हमारे आजादी 1950 से पहले जिनकी हम लाते खाते थे संविधान की वजह से, आज हम उनकी बातें नहीं सुनते हैं। अगर नया संविधान उन्होंने हमारे पुरखों का खत्म करके, जिसमें बराबरी का अधिकार सबको मिला है प्रत्येक नागरिक को, अगर वो खत्म हो गया तो फिर हमें इनकी लातें खानी होगी। और इस मुद्दे को, इस बात को कोई पार्टी बोलने वाली नहीं है, क्योंकि इनको पहले से ही खसी कर दिया गया है। और इतना ज्यादा खसी कर दिया गया है कि 131 मेंबर पार्लियामेंट इस देश के अंदर बैठे हैं संसद में, वो मुंह भी नहीं खोलते। इतना ज्यादा खसी कर दिया उनको। तो साथियों, हमारी जो समाज की अब लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में आई है, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये लड़ाई लड़ेगी। इसलिए हमने ये परिवर्तन यात्रा का जो जागरण का कार्यक्रम है, ये जागरण का कार्यक्रम शुरू किया। इसीलिए मैं आप लोगों को इतनी देर से ये बातें बता रहा हूं कि अभी हमें स्वयं खड़ा होना होगा लड़ाई के लिए, क्योंकि हम झंडा लेकर के आए हैं और डंडा लेकर आए हैं, झंडा लेकर आए हैं, डंडा लेकर आए हैं। जब तक झंडे से काम चलेगा तो झंडे से काम चलाएंगे, नहीं झंडे से काम नहीं चलेगा तो फिर हम झंडे को निकाल कर जेब में रखेंगे और फिर डंडे से काम चलाएंगे। क्योंकि ये लोग संविधान बदलने वाले हैं, ये संविधान को बदलेंगे। इन्होंने पूरी मनसा को बना लिया है। तो झंडा और डंडा, जब झंडे से काम नहीं चलेगा तो डंडे से काम लेंगे। वो डंडा क्या है? सुन लो,
वो डंडा क्या है? एससी के लोग, एसटी के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, ये जो लोग हैं इनके अंदर जाओ, इनके अंदर जागृति पैदा करो, इनके अंदर चेतना पैदा करो और साहू फूले अम्बेडकरी विचारधारा बता करके इनको जोड़ो, एक जगह पर इकट्ठा करो। ये जितना ज्यादा इकट्ठा होता जाएगा डंडा भी उतना मोटा होता चला जाएगा। जितना ज्यादा मोटा डंडा होगा तो हो सकता है चलाने की जरूरत भी ना पड़े, खाली दिखाने से ही काम हो जाए। अगर नहीं दिखाने से काम होगा तो फिर चला भी देंगे, क्योंकि इस देश का संविधान है तो हम हैं, इस संविधान की वजह से हमारा अस्तित्व है। साथियों, अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारी दास्तान भी नहीं मिलेगी दास्तानों में। इसलिए इस डंडे को मजबूत करो। काशीराम साहब कहते थे कि मैं इस देश के अंदर आजादी का आंदोलन चला रहा हूं, और अगर आजादी के आंदोलन में का आंदोलन चला रहा हूं और मैं बैलेट की तैयारी कर रहा हूं, बैलेट समझते हो? वोट, बैलेट से तैयारी कर रहा हूं, अगर बैलेट से अगर हमारी आजादी हासिल नहीं हुई तो मैं साथ साथ बुलेट की तैयारी भी कर रहा हूं। और अगर किसी ने संविधान को छेड़ा और संविधान को बदलने का प्रयास किया तो इस देश के संविधान को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हम जाएंगे और संविधान को आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे और उसको बचाएंगे, क्योंकि संविधान से ही हमारा अस्तित्व है, हमारा भविष्य है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हमारा कोई अस्तित्व और कोई भविष्य नहीं रहेगा। अभी उस महाराज ने जो घूम रहा है उसने बयान दिया, किसी काली कौवे की पार्टी ने भी ये नहीं कहा कि यतेंद्र गिरी तुम क्या कह रहे हो। लगाम बेलगाम कर दिया गया। आज हमारे जो लोग हैं वो भी हमारे विरोधियों के खेमे में जाकर के बैठ गए हैं, और बाबा साहब कहते हैं कि सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकते, शेर और बकरी एक घाट में पानी नहीं पी सकते, क्योंकि शेर एक दिन बकरी को खा जाएगा। इसलिए हमारा अस्तित्व हमारे संविधान से है, संविधान को बचाना है तो बहुजन मुक्ति पार्टी से जुड़ो, इसकी सदस्यता लो, और कोई भी नेता आर्या गरिया नत्थू खैरिया जैसा भी नेता आए उसको पूछो गारंटी दे रहा है क्या, डायरेक्ट बोलो गारंटी दे रहा है क्या, ये जो मुद्दे बोल रहा है 100 रुपए के स्टैंप पेपर पे दे रहा है क्या, वो बोलेगा नहीं दे रहा, तो उसको बोलो अब की बार अंतिम संस्कार समझते हो? मारना नहीं है, मारने के बाद अंतिम संस्कार होता, जान से नहीं मारना। अब की बार नेताजी आपका अंतिम संस्कार, मतलब आपकी जो राजनीति है उसका अंतिम संस्कार हम कर देंगे, क्योंकि वोट की ताकत हमारे पास है। तो वो ज्यादा बोले तो उसको एक ही बात बोलना, नेताजी अब की बार अंतिम संस्कार आपकी राजनीति का। साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना,